अंग्रेज भी यही चाहते थे कि जो राष्ट्रवादी लोग देश को नई दिशा देना चाह रहे थे वो हो न सके। 1907 में कांग्रेस के दो फाड़ हो जाने के बाद अरविंदो घोष पुणे, बॉम्बे और बड़ौदा के बीच में काफी फ्रिक्वेंटली भ्रमण करते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए जनता के बीच में भाषण देने से लेकर समर्थन एकत्र करने जैसे काम में वो लग जाते हैं। कांग्रेस के उभरते इस राष्ट्रवादी रूप को अंग्रेज पचा नहीं पा रहे थे और उन्हें यह कतई पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने किसी भी तरीके से इस राष्ट्रवादी कांग्रेस को समाप्त करने का मन बना लिया और उसी बीच में दो घटनाएं हो जाती हैं। जरा ध्यान से समझिए, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं क्योंकि दोनों ने आगे के पूरे आंदोलन पे बहुत गहरी छाप छोड़ी है। पहली घटना होती है अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एंड्रयू फ्रॉसर के साथ, जो कि 1903 से बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और जिन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन में अहम भूमिका निभाई। क्रांतिकारियों ने उसी बात का उनसे बदला लेने के लिए दिसंबर 1907 में एंड्रयू फ्रॉसर की ट्रेन को डिरेल करके उन्हें मारने का प्रयास किया, पर वो बच जाते हैं। दूसरी घटना होती है अंग्रेज अधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड के साथ। किंग्सफोर्ड जो थे वो 1907 में प्रेसिडेंसी कोर्ट ऑफ अलीपुर के चीफ मजिस्ट्रेट हुआ करते थे और इन्होंने उस समय युवा क्रांतिकारियों के खिलाफ इतने सख्त कदम उठाए कि इनके खिलाफ भी जनता में आक्रोश भर गया और किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास चालू हो जाते हैं। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने इन्हें कलकत्ता के अलीपुर से बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। पर होता क्या है कि क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी, तो दो ऐसे क्रांतिकारी युवा क्रांतिकारी थे। एक थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जो कि 18-19 साल के दो लड़के थे और उन्होंने इनका पीछा करना चालू किया और ये वहां तक पहुंच जाते हैं जहां ये नई जगह पहुंचे थे। एक दिन उनका पीछा करके इन युवा क्रांतिकारियों ने उनके काफिले के ऊपर बम से हमला किया, जिसमें 2 अंग्रेज औरतें मारी जाती हैं, लेकिन किंग्सफोर्ड जो थे वो सौभाग्यशाली थे और वो बच जाते हैं। मई 1908 से लेकर मई 1909 तक अलीपुर के कोर्ट में एक केस चलता है, एम्परर वर्सेस अरविंदो घोष एंड अदर्स, अर्थात तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम और अरविंदो घोष व अन्य। यह मुकदमा अलीपुर बम केस या मानिकटोला बम षड्यंत्र के नाम से भी काफी फेमस हुआ, जिसमें कलकत्ता के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के लगभग 40 राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को लपेट लिया जाता है और चूंकि अरविंदो घोष सभी के वैचारिक नेतृत्व करते थे, इसलिए उन्हीं के नाम से यह केस चलाया जाता है। और अभी जो मैंने आपको 2 घटनाएं बताई, उन्हीं को आधार बनाते हुए इन सभी क्रांतिकारियों पर आरोप लगाया गया वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, अर्थात विदेशी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप। इस केस में ब्रिटिश सरकार की तरफ से और क्रांतिकारियों के खिलाफ मुख्य गवाह यानी कि क्राउन विटनेस थे नरेंद्र नाथ गोस्वामी। ध्यान से बात को समझिएगा, ये नरेंद्र नाथ गोस्वामी जो थे ये भी अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे, पर एक जमींदार परिवार से थे और जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जरा सा दबाव बनाया तो ये तुरंत जो है सरकारी गवाह बन के तैयार हो गए। तो नरेंद्र नाथ ही वो व्यक्ति थे जो कोर्ट में ये गवाही देने वाले थे कि अरविंदो घोष हम सभी के नेता थे। भारत में गद्दारों की कभी कमी तो रही नहीं है, तो क्रांतिकारियों का खून इस गद्दार के खिलाफ खौल उठता है और 2 नौजवानों ने इसका बदला लेने का मन मजबूत बना लिया। 20 वर्षीय कन्हैयालाल दत्त और 26 वर्षीय सत्येंद्र नाथ बसु, इन्होंने अलीपुर सेंट्रल जेल के अस्पताल में घुसकर नरेंद्र नाथ गोस्वामी को गोली मार दी। दोनों को खैर पकड़ लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और केस चलता है और इसके बाद नवंबर 1908 को मां भारती के इन दोनों सपूतों को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद अलीपुर केस में सभी अन्य क्रांतिकारियों को भी अलग अलग सजाएं हुई। किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंकने का दोषी करार देते हुए 18 वर्षीय जाबाज खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। अरविंदो घोष के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं मिलता है, फिर भी उनको 1 साल की सजा होती है और जेल के अंदर ही उनका मन आध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है और जेल से निकलने के बाद अप्रैल 1910 में अरविंदो घोष सदा के लिए पौंडीचेरी चले जाते हैं, जो कि उस समय फ्रांस के टेरिटरी में आता था और अंग्रेजों ने उसके बाद उनका पीछा करना छोड़ दिया। इन सभी क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी व सजा के विरोध में राष्ट्रवादियों के उस समय तक भारत में सबसे बड़े नेता के रूप में उभर चुके बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में क्रांतिकारियों का बचाव करते हुए तुरंत स्वराज की मांग कर डाली, जो कि अंग्रेजों को पची नहीं और उन्होंने तिलक पर अंग्रेजों के खिलाफ वैमनस्यता फैलाने व राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उनको 6 साल की सजा दे दी और वो भी वर्मा के मंडाले में भेज दिया जाता है उनको, अर्थात 1908 से 1914 तक उन्हें भारतीय राजनीति से अंग्रेजों ने दूर कर दिया और वहीं बर्मा में उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, जिससे आगे चल के 1920 में उनकी मृत्यु भी होती है।
उधर लंदन में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों में भी अलीपुर बम केस में क्रांतिकारियों को मिली सजाओं और उनके खिलाफ आवाज उठाने पर तिलक को जो बर्मा में 6 साल की जेल हुई, उसको लेकर के आक्रोश चरम पे पहुंच जाता है। फिर होना क्या था? मदन लाल ढींगरा, जिनके बारे में मैंने आपको तीसरे एपिसोड में बहुत डिटेल में बताया था, उन्होंने 1909 में लंदन में एक अंग्रेज अधिकारी करजन को गोलियों से भूनकर आजादी की आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद लंदन में स्फुटित हुए आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने सावरकर को भी 1910 में गिरफ्तार करके 1911 में काला पानी की 50 साल की सजा भुगतने के लिए अंडमान की जेल में भेज दिया। तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के ऊपर अंग्रेजों का दमन चक्र और विकराल होता चला गया। एक स्टडी के अनुसार 1905 के बंगाल विभाजन से लेकर 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बीच में अंग्रेजों ने तकरीबन 18,000 क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार के राष्ट्रवादी आंदोलन की कमर तोड़ने का पूरा प्रयास किया।